तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का मामला, इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा कर दी। तहरीक इंसाफ के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट 12 जुलाई के फैसले पर नजरसानी करे। सुप्रीम कोर्ट 12 जुलाई का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला वापस ले। आपको अहम खबर दे, अदालत के तकासों को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट 12 जुलाई का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला वापस ले। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन तरमीम एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान ने आईनी दरख्वास्त दायर की, जबकि दरख्वास्त में इलेक्शन तरमीम एक्ट को कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में विफाक और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में कहा गया इलेक्शन तरमीम एक्ट गैर आईनी गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों को अलॉट करने से फौरी रोका जाए। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को अलॉट करने का हुक्म दिया जाए। खबर दें आपको, वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि आइन और कानून वाज़ेह है, फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर हो चुका। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तारड़ ने कहा कि पीटीआई ने एक ऐसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की जिसका पार्लियामान में वजूद ही नहीं था। अगर आज़ाद उम्मीदवार MWM ज्वाइन करते तो शायद सीटें मिल भी जाती। उनका मजीद कहना था, बानी पीटीआई ने अपना मुवाजना शेख मुजीब से किया। कल असम्बली में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हसीना वाजिद के अंजाम बारे बताया गया। आपको सूट करे तो 9 मई हो जाता है, आपको सूट करे तो लीडर शेख मुजीब की तरह बन जाता है। आप हर बात पर यू टर्न ले लेते हैं। आप कह रहे हैं कि बंगाली अवाम ने हुकूमत गिराकर बिल्कुल ठीक किया है। आगे बढ़े और आपको बताएं, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की ज़ेर सदारत धरने के मकाम पर अहम इजलास हुआ, जिसमें मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह लियाकत बलोच ने मुकम्मल रिपोर्ट पेश की है। गुज़श्ता रात हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात का तीसरा राउंड हुआ था। आज जमात इस्लामी और हुकूमती कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात के चौथे राउंड का इम्कान है। इजलास में कल 8 अगस्त मरी रोड पर मार्च की तैयारियों का जायजा लिया गया। इस मुतालिक मुकम्मल तफसील हासिल करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर उमर दराज गोंदल से। जी उमर। जी, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की ज़ेर सदारत आज धरने के मकाम के ऊपर अहम इजलास हुआ है, जिसमें मरकजी और जो सूबाई जिम्मेदारान हैं जमात के, उन्होंने शिरकत की। और इस सिलसिले में मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह लियाकत बलोच ने क़यादत को मुकम्मल रिपोर्ट पेश की और गुज़श्ता रात जो हुकूमती कमेटी से उनके मुज़ाकरात का तीसरा राउंड था उसके मुतालिक भी उनको बताया गया। और उसके बाद ही बताया गया कि आज जमात इस्लामी और हुकूमती कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात का चौथे जो राउंड है उसका भी इम्कान मौजूद है। और जमात इस्लामी अपने 7 जो मुतालबात हैं इसके हवाले से कहा गया वो तस्लीम करवाए जाएंगे और इसके बगैर जो है वो धरना खत्म नहीं होगा। इसके अलावा कल 8 अगस्त मरी रोड के ऊपर मार्च की तैयारियों का जायजा लिया गया है। उसके अलावा 11 अगस्त को लाहौर में वज़ीर आला हाउस के सामने धरने का ऐलान किया गया है। हाफिज नईमुर रहमान उससे खिताब करेंगे और 12 अगस्त को पेशावर में वो जलसे से खिताब करेंगे और 14 अगस्त को रावलपिंडी में जश्न आज़ादी के बड़े जलसे से खिताब का प्रोग्राम तरतीब दिया गया और 16 अगस्त को वो मुल्तान जाएंगे। मुज़ाकरात के चौथे राउंड का इम्कान है। बहुत शुक्रिया उमर दराज गोंदल। खबर दें आपको, हाफिज नईमुर रहमान का कल मरी रोड पर धरना मार्च का ऐलान। कहा 11 अगस्त को लाहौर, 12 अगस्त को पेशावर और 16 अगस्त को मुल्तान में जलसा धरना होगा। हुकूमत ने संजीदगी नहीं दिखाई तो बिल ना भरो तहरीक शुरू कर देंगे। हुकूमत ने तमाम बोझ गरीब अवाम पर डाल दिया है। सन्नतें बंद हो रही हैं, कारोबार मुतासर हो रहे हैं। इंशाअल्लाह हम मार्च करेंगे मरी रोड पर। 11 तारीख को लाहौर में वज़ीर आला हाउस में धरना होगा और भरपूर धरना होगा, ये जलसा आम में तब्दील होगा। 12 तारीख को पेशावर में धरना होगा, वो भी जलसा आम बनेगा। 16 तारीख को मुल्तान में धरना होगा, वो भी जलसा आम होगा इंशाअल्लाह। हड़ताल का ऑप्शन भी मौजूद है और तंग आमद बजंग आमद अगर इन्होंने बिल्कुल भी अपने आप को तब्दील नहीं किया तो ये ऑप्शन भी मौजूद है कि फिर हम अपील करेंगे, पीसफुल अपील, कि लोग फिर बिजली के बिल अदा ना करें। लिहाजा हुकूमत को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और जो बोझ भी उसने उठाकर सारा का सारा गरीब मिडिल क्लास तबके पे डाल दिया है और अब सनतें और तिजारत ये सारी की सारी इस वक्त ज़बू आली का शिकार हो गई है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मंसूर वसान की सियासतदानों, पीटीआई और दीगर से मुतालिक बड़ी पेशगोइयां। कहते हैं मुल्क में 2 या 2.5 माह के दौरान कुछ भी हो सकता है। अच्छे दिन नजर नहीं आ रहे। मुस्तकबिल करीब में अदलिया इदारों और सियासतदानों के दरमियान मुहाजराई बढ़ सकती है। मंसूर वसान ने सियासतदानों को मशवरा दिया कि सियासतदान लड़ाई के बजाय जमहूरियत की बका का सोचे। मुमकिन है कि कौमी असम्बली तहलील हो जाए और केयर टेकर हुकूमत भी आ सकती है। तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई बंद गली में फंस चुके हैं। हो सकता है कि आगे चलकर ऐसा भी वक्त आएगा कि कोई इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनने को तैयार ही नहीं होगा। इदारों का, जुडिशरी का, सियासतदानों का और सियासतदानों का भी आपस में भी टकराव होगा। तो ऐसे हालात में
कुछ भी कहा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, गलत फहमी में किसी को नहीं रहना चाहिए। उसमें सब इदारों को, सियासतदानों पे हम तोहमत मत लगाएं, क्योंकि सारे इदारे, जो भी इदारे हैं उसमें ताकतवर हल्के, जुडिशरी, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट, तो मेरे ख्याल में ये वक्त ऐसे आ रहा है कि फिर दोबारा न सफाई हो जाए नेशनल असेंबली की, तोड़ने की भी बातें जो मैंने तो पहले कहा था हो और खुद तोड़ी जाए, फिर नेशनल असेंबली की इलेक्शन भी हो जाए, या पहले केयर टेकर हुकूमत बने, वो कितने महीने चलती है वो उसके बाद देखा जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी है, सारे पॉसिबिलिटी की वजह से ये भी हो सकता है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि इलेक्शन किसी वक्त भी हो सकता है, कारकुन तैयार रहे। हुकूमत के पास पैसा है लेकिन पीटीआई का रास्ता नहीं रोक सकती। बोले, मैं कहता हूँ रोक सकते हो तो रोक लो। पंजाब के हालात देख लें, कराची के हालात देख लें, इनके हाथ में कुछ नहीं। कहा, खुदारा खैबर पख्तूनख्वा की अवाम की बात सुने। जो ये मर्जी है करने, कहते हैं ना रोक सको तो रोक लो, ये सिर्फ पीटीआई के रास्ता रोकने के लिए नहीं कामयाब होंगे। हमारी सीटें आएंगी और आइन और कानून के खिलाफ वर्जी को ये लोग कर रहे हैं। ये हुकूमत शहबाज शरीफ की ये अपनी जो करप्शन है उसको ये कवर करने की बेढोंगी इनकी कोशिश है, और इसमें पीपल्स पार्टी बराबर की शरीक है। इलेक्शन किसी भी टाइम के से हो सकता है, इनके पास पैसा है। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं अवाम के मसाइल को हल किया जाए। कल को नौजवान बाहर आ गया तो क्या होगा? बिजली के बिल भरना अवाम के लिए इंतहाई मुश्किल हो गया। बांग्लादेश में आइन की नफी की गई, इक़्तिदार को तूल देने के लिए धांधली की गई। IPPs को खुद सरमायाकारी की दावत दी गई, मुआदे हुकूमतों ने किए, आज उन्हें करप्ट कहा जा रहा है। किसी ने करप्शन की तो अदालतें मौजूद हैं। जब आप अवाम की राय को दबाएंगे, अवाम की राय की नफी करेंगे, अवाम को इंसाफ नहीं मिलेगा, तो फिर वो होगा जो बांग्लादेश में हुआ। कल अगर नौजवान सड़क पर आ गया अपनी नाइंसाफी के खिलाफ, रोजगार के मौके न मिलने के खिलाफ, मुल्क में हर किस्म के अदम इस्तेहकाम के खिलाफ, तो आप क्या करेंगे? क्या हम इंतशार की तरफ जाएंगे? आज वक्त होता है इन मामलात पर को हल करने का, नौजवान के मसाइल को सुनने का और उसका मुदावा करने का। IB के कॉन्ट्रैक्ट मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ रेट पर हुए हैं। शुरू के वायदे महंगे थे, बाद में सस्ते हो गए। हुकूमत कह दे ना मैं हुकूमत का हिस्सा हूँ, मैंने कोई नहीं किया, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान जब कर ले, वो सही करे या गलत करे, वो हुकूमत पाकिस्तान का मायदा हो गया। अगर उसमें कोई करप्शन हुई है, ये दारा, ये अदालतें मौजूद हैं, पकड़ लें उन लोगों को। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन का केस। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी को मुआफीनामा जमा कराने की हिदायत कर दी। मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। फवाद चौधरी इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आपने भी नहीं सोचा था कि आगे क्या होगा, आप माफीनामा दे दें। उस पर फवाद चौधरी ने शिकवा किया कि आपकी पोस्ट पर यह सब चलता है। कैप्टन सफदर ने क्या कह दिया, मैं नहीं कहता कि इसे भी नोटिस दें, लेकिन आपका दिल हम पर ज्यादा आता है, आपको बोल्ड फैसले करने होंगे। आप पीटीआई को 41 सीट दे दे। इस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पीटीआई की बनेगी तो जरूर देंगे। फिलहाल चार्ज फ्रेम के लिए केस रखते हैं, आप जवाब जमा करा दीजिएगा। केसेस की समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी। दाखिला पंजाब ने पंजाब आर्म रूल्स 2023 के तहत असलहा लाइसेंस के इख्तियारात की मुंतकिली डिप्टी कमिश्नर्स को कर दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इनफरादी असलहा लाइसेंस की मुंतकिली के इख्तियारात DS जुडिशल और मुतल्लिका DC को दे दिया गया है। अहम खबर दें आपको, मौजूदा कैटेगरी में वेपन की तब्दीली, बोर तब्दीली, गोलियों की तादाद में इजाफे के तमाम इख्तियारात DCs को सौंप दिए गए। डुप्लीकेट असलहा लाइसेंस अजरा के तमाम इख्तियारात भी मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स को सौंप दिए गए हैं। कराची से आपको खबर दें, कराची एयरपोर्ट पर खड़े 30 तैयारों का मामला। CAA ने तैयारों के पुर्जे गायब होने की तरदीद कर दी। तर्जुमान CAA का कहना है कि हवाई जहाज के पुर्जे गायब होने से मुतल्लिक खबरों में सदाकत नहीं है। 3 तैयारों को नीलामी के जरिए हटा दिया गया है। अहम खबर दें आपको, इस हवाले से CAA का बयान सामने आ गया। कराची एयरपोर्ट पर खड़े 30 तैयारों का ये मामला है। कराची एयरपोर्ट पर खड़े 30 तैयारों का मामला, जो खबर दी गई थी कि तैयारे के पुर्जे गायब हो गए हैं, CAA ने तैयारों के पुर्जे गायब होने की तरदीद कर दी। तर्जुमान CAA का कहना है कि हवाई जहाज के पुर्जे गायब होने से मुताल्लिक खबरों में सदाकत नहीं है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अनवार अब्बासी से। अनवार, बताइएगा, CAA का मौक़िफ़ सामने आ गया है।
آج بالکل سول ایویشن اتھارٹی نے جو طیاروں کے پرزے غائب ہونے کی خبر تھی اس کی تردید کر دی ہے۔ کراچی ایئرپورٹ پر کھڑے 30 طیاروں کے پرزے غائب ہونے کی خبر نشر ہونے کے بعد سی اے کی جانب سے اس کی تردید کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ہوائی جہاز کے پرزے غائب ہونے سے متعلق خبروں میں صداقت نہیں ہے۔ ہوائی اڈے سے نکلنے والے جہاز کے کسی بھی حصے کے چوکسی، ایئر سائڈز اور ہوائی اڈے انتظامیہ کے دستخط شدہ آؤٹ پاس کی ضرورت ہوتی ہے۔ سی اے اے کے ترجمان کے مطابق 3 طیاروں کو نیلامی کے ذریعے ہٹا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ نیلامی کا عمل مئی میں شروع ہوا تھا اور 24 جولائی تک جاری رہا تھا۔ مزید طیارے مستقبل قریب میں مطلوبہ منظوریوں اور این او سی کے بعد نیلام کیے جائیں گے۔ سول ایویشن اتھارٹی کے ترجمان کے مطابق طیاروں کو ایک سٹوریج ایریا میں دور رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سول ایویشن اتھارٹی کے ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ پرندوں کو ہوائی اڈے سے دور رکھنے کے لیے باقاعدگی سے ڈی نیسٹ ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے۔ صحیح، بہت شکریہ انوار آگاہ کرنے کے لیے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کے چیئرمین فتح اللہ کی زیر صدارت اجلاس میں بھنگ کنٹرول اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی بل 2024 کا جائزہ۔ چیئرمین کمیٹی نے بتایا ایک آرڈیننس ہے جس کی میعاد ختم ہونے والی ہے۔ یہ آرڈیننس ہمارے ملک کی بہتری کے لیے ہے۔ ملک کی بہتری کے لیے اتھارٹی کا قیام بہت ضروری ہے۔ اسلم گھمن نے نقطہ اٹھایا کہ دفاع کمیٹی کے 20 ممبرز ہیں، صرف 6 آئے ہیں، کورم کیسے پورا ہے؟ جس پر چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ 1/4 ممبرز ہیں، کورم پورا ہے۔ اسلم گھمن نے کہا کہ اس بل پر بحث ہونی چاہیے تھی، اس پر بہت سی آبزرویشنز ہیں۔ شرمیلا فاروقی نے تجویز دی کہ بورڈ میں ایک ممبر پرائیویٹ سیکٹر سے لے رہے ہیں، اس کا کم از کم 10 سال کا تجربہ تو ہو۔ ایک ممبر قومی اسمبلی سے بھی ہونا چاہیے۔ وزارت قانون کے نمائندے نے قومی اسمبلی کا ممبر شامل کرنے کی مخالفت کر دی۔ کمیٹی نے بورڈ میں قومی اسمبلی کے 2 ممبر شامل کرنے کی سفارش کر دی۔ ارباب عامر ایوب نے کہا کہ اس میں سمگلنگ ہوتی ہے، جو محکمہ اس کو کنٹرول کرے گا وہ خود ہی اس میں ملوث نہ ہو جائے، جس پر حکام وزارت قانون نے موقف اختیار کیا۔ ایجنسی سے کلیئرنس ہوگی تو پھر لائسنس ملے گا۔ کمیٹی نے جائزہ لینے کے بعد بل منظور کر لیا۔ سی بی ڈی پنجاب میں مقامی اور بین الاقوامی یونیورسٹیز کے کیمپس کے قیام کے لیے سی بی ڈی پنجاب اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کے درمیان مفاہمتی معاہدہ طے پا گیا۔ صوبہ پنجاب میں تعلیم کے فروغ اور سی بی ڈی پنجاب میں مقامی اور بین الاقوامی یونیورسٹیز کے کیمپس کے قیام کے لیے سی بی ڈی پنجاب اور پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن PHEC کے مابین مفاہمتی معاہدے طے پا گئے ہیں۔ معاہدے کی یادداشت پر دستخط سی بی ڈی پنجاب بریگیڈیئر ریٹائرڈ منصور جنجوا اور PHEC کے چیئرمین ڈاکٹر شاہد منیر نے کیے۔ اس موقع پر چیئرمین بورڈ سی بی ڈی پنجاب بیرسٹر سید اصغر علی ناصر، ڈائریکٹر بزنس ڈیولپمنٹ سی بی ڈی پنجاب علی وقار شاہ اور دیگر اعلیٰ افسران موجود تھے۔ اس مفاہمتی معاہدے کے تحت PHECCBD پنجاب اور خصوصاً CBDNSIT سٹی میں اعلیٰ معیار کے مقامی اور بین الاقوامی یونیورسٹیز کے کیمپس کی تعمیر میں معاونت کرے گا۔ اس معاہدے کا مقصد صوبہ پنجاب میں تعلیم کے معیار کو بہتر بنانا ہے۔ خبر دیں آپ کو، IMF ایگزیکٹو بورڈ اجلاس سے قرض منظوری کے معاملے پر اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ پاکستان کو 3 سال میں 3 سے 5 ارب ڈالر تک کے فائنینسنگ گیپ کو پورا کرنے میں اہم کامیابی ملی ہے۔ چین، سعودی عرب اور UAE نے قرض کی مدت میں توسیع کی یقین دہانی کرا دی۔ وزارت خزانہ حکام کے مطابق رواں سال دوست ممالک کو 12 ارب ڈالر کی ادائیگیاں کرنا ہوگی۔ پاکستان کی ذمہ سعودی عرب کا 5 ارب ڈالر کا قرض واجب الادا، چین کا 4 اور متحدہ عرب امارات کا 3 ارب ڈالر قرض واجب الادا۔ پاکستان نے چین سے پاور پلانٹ کے لیے بھی قرض میں ریلیف کی درخواست کی ہے۔ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس رواں ماہ کے آخر میں متوقع ہے۔ IMF بورڈ پاکستان کے لیے 37 ماہ کے لیے 7 ارب ڈالر کے قرض پروگرام کی حتمی منظوری دے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی PTI کے بغیر مداخلت وکلاء سے ملاقات کی درخواست پر سماعت۔ عدالت نے اڈیالہ جیل میں میجر اور کرنل کی مبینہ مداخلت روکنے کی استدعا کر دی۔ وزارت دفاع نے بانی PTI کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے کیس کی سماعت کی۔ بانی PTI کے وکیل شعیب شاہین عدالت پیش ہوئے۔ شعیب شاہین نے عدالت کو بتایا کہ اڈیالہ جیل میں میجر کرنل کی مداخلت کے خلاف کیس ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا تو کیا وزارت دفاع کی رپورٹ آ گئی ہے، جس پر ڈپٹی اٹارنی جنرل بولے وزارت دفاع نے بانی PTI کے الزام کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ وکیل درخواست گزار نے بتایا کہ وزارت دفاع کے خط کی کاپی ریکارڈ کا حصہ نہیں بنائی گئی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ڈپٹی اٹارنی جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو وزارت دفاع کا جواب عدالت کو دکھا دیں۔ آپ کے خط کے جواب میں انہوں نے خط لکھ کر ہی بتایا ہوگا نا، اگر کوئی حساس چیز نہیں ہے تو اس خط کو ریکارڈ کا حصہ بنا دیں۔ عدالت نے کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ نے عالیہ حمزہ کو 29 اگست تک کسی بھی نئے مقدمے میں گرفتار کرنے سے روک دیا ہے۔ عدالت نے حکم دیا کہ کوئی بھی ایجنسی عالیہ حمزہ کو ہائی کورٹ کی اجازت کے بغیر
गिरफ्तार नहीं करेगी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने आलिया हमजा के शौहर हमजा जेमिल की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए। दरख्वास्त में एंटी करप्शन, नैब, FIA और पुलिस को फरीक बनाया गया। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आलिया हमजा को सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया। आलिया हमजा की तमाम मुकदमात में दरख्वास्त जमानतें मंजूर हो चुकी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि आलिया हमजा की तमाम मुकदमात में हिफाजती जमानत मंजूर की जाए। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद अटॉर्नी जनरल से रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। पाकिस्तानी वीज़ा दुनिया में मकबूल, 3 सालों में लाखों गैर मुल्कियों को पाकिस्तानी वीज़े जारी। मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तानी मिशंस और सफारतखानों की जानिब से जारी वीज़ों की तफसीलात ABN न्यूज़ ने हासिल कर ली। अमरीका में 1,45,000 से ज़्यादा लोगों को पाकिस्तानी वीज़े जारी हुए। ह्यूस्टन CG अमरीका में तकरीबन 39,300 वीज़े जारी हुए। दस्तावेजात के मुताबिक लॉस एंजलिस CG में 28,930, न्यूयॉर्क CG में 30,870 वीज़े जारी हुए, वाशिंगटन में 24,864, शिकागो में 21,244 वीज़े जारी हुए। यूके में पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन की जानिब से 51,228 वीज़े जारी किए गए। भारत में पाकिस्तान हाई कमीशन नई दिल्ली की जानिब से 42,953 वीज़े जारी किए गए। बांग्लादेश में पाकिस्तान हाई कमीशन ढाका की जानिब से 4,247 वीज़े जारी किए गए। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी मिशंस और सिफारत खाने की जानिब से 7 लाख से ज़ायद वीज़े POVS जारी किए गए हैं। भारतीय रेसलर वनेश फोगाट शदीद पानी की कमी के बाद अस्पताल में दाखिल। नाअहली के बाद वनेश पेरिस ओलंपिक्स में कोई तमगा नहीं जीत पाएंगे। वनेश फोगाट ने वजन कम करने की कोशिश में खाना छोड़ने और दौड़ने समेत इंतहाई इक़दामात का सहारा लिया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सदर PTO से बात की और कहा कि वो रेसलर वनेश फोगाट की नाअहली के मामले में तमाम मुमकिन ऑप्शंस तलाश करें। PM मोदी ने वनेश फोगाट को फ़ोन करके तसल्ली दी है। नाअहली के बाद वनेश पेरिस ओलंपिक शामिल में कोई तमगा नहीं जीत सकेंगे। भारतीय रेसलर वनेश फोगाट शदीद पानी की कमी के बायस अस्पताल में दाखिल। नाअहली के बाद वनेश पेरिस ओलंपिक में कोई तमगा नहीं जीत पाए। ज़राए के मुताबिक आपको बताएं कि भारतीय रेसलर वनेश फोगाट शदीद पानी की कमी के बायस अस्पताल में दाखिल हो गए हैं।